नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति सिंह, रिमांड होम यहाँ भिवंडी की एक सदस्य के तौर पे मैं समझती हूँ कि आज हमारी भी जिम्मेदारी है जो आज यहाँ लांछन लगाए जा रहे हैं इस कमेटी पे, यहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर। मैं तो हाल ही में यहाँ कमेटी मेंबर बनी हूँ। ये सारा मैटर जो है ये कोविड के दौरान है। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे स्ट्राइक किया था, भूख हड़ताल किया था, तो उसकी वजह क्या थी और उसके पीछे कौन लोग थे? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आज अगर नहीं बोल पाई तो शायद ही बोल पाऊँ कभी। स्ट्राइक इसलिए हुई थी, हंगर स्ट्राइक थी वो, बिल्कुल बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था और एक ही आवाज़ थी बच्चों की, स्वाति मैडम को बुलाइए, हमें उन्हें हमारे दिल की बात बोलनी है। और जब मैं बच्चों से मिली हूँ तो बच्चों ने, उनके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे कुछ फीमेल टीचर्स थी जो उन्हें प्रोवोक कर रही थी, कुछ गलत भाषाएं उन्हें बोली जा रही थी जो वो बच्चे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के गैबी नगर रोड पर रिमांड होम की। रिमांड होम, आमतौर से रिमांड जो सेंटेंस है लोग अलग समझते हैं, मगर यहाँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रिमांड होम ऐसा है, लावारिस बच्चे या अगर किसी वजह से किसी जुर्म में फंसे बच्चे या बच्चियाँ, सभी को यहाँ रखा जाता है। पिछले एक सप्ताह से यहाँ का मामला गड़बड़ है और एक ऐसा आरोप लग रहा है कि एक लड़की जो यहाँ दाखिल हुई थी और बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा वो मामला चल रहा था। इस मामले को लेकर कुछ लोग भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त को भी मिले थे, जांच चल रही है। बहरहाल उस लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है और अपने उस चाहने वाले के साथ, यानी जो उसका प्रेमी था, उसके साथ अब वो रह रही है और वो अपने परिवार में, अपने घर में खुश है। मगर इस आरोप को लेकर कुछ लोग मैदान में आ गए हैं। उसी का खुलासा करने के लिए आज रिमांड होम के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को बताया कि असल में ये है क्या। बहरहाल रिमांड होम 100% ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ बच्चों ने स्ट्राइक भी कर दिया था, खाना नहीं खा रहे थे, करीब करीब 4 दिन तक मामला चल रहा था। उसके बाद डॉक्टर स्वाति मैडम ने आकर उस मामले को ख़त्म कराया और इसके पहले के भी आरोप है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें आगे कौन जाएगा और पीछे कौन रह जाएगा वो बात की बात है। मैं खान फखर आलम। मेरा नाम दिलीप कलंत्री है। मैं यहाँ मानस सचिव करके 2006 से काम कर रहा हूँ। अपन जिला महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन, ये जो संस्था है जहाँ पर अभी ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं अपन, वो इस बारे में है कि एक न्यूज़ वायरल हुआ है हमारे अपनी संस्था के अगेंस्ट में, जो जिसमें कुछ एलिगेशंस ऐसे हैं जो गंभीर प्रकार के हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। ये संस्था एक एनजीओ है जिसके संस्थापक जिलाधिकारी थाना रहते हैं और पुलिस कमिश्नर और जिला सत्र न्यायाधीश, ये 3 मेन पिलर है जो ये संस्था के मतलब सूत्रधार है। और हम लोगों की एक कमेटी रहती है 22 से 25 आदमी की, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये समाज की, मतलब ये संस्था को सही ढंग से चलावे। हमारा सिर्फ इसके अंदर रोल रहता है कि बाहर से ये सिस्टम को सपोर्ट करें। संस्था को कुछ कर्मचारी, एक पैटर्न रहता है, उस हिसाब से कर्मचारी लगा के रखे हैं और सरकारी अधिकारी 2 रहते हैं, एक लेडीज़ विभाग के लिए और एक जेंट्स विभाग के लिए, जो अधीक्षक करके यहाँ नियुक्त होते हैं सरकारी अधिकारी, और वो इस काम को अंजाम देते हैं। ये सिस्टम इतना भरपूर फुल प्रूफ रहता है कि इसके अंदर कोई एक आदमी बच्चे को ला नहीं सकता और छोड़ नहीं सकता। लाना, ये प्रक्रिया भी पुलिस के मार्फत कोर्ट के सामने या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करके बच्चे का अगर कुछ काम हो तो उनके आदेश से ही यहाँ पर आया जाता है और उसका डे टू डे रिपोर्ट उस गवर्नमेंट को मिलता है। ट्रैक चाइल्ड रहता है, कंप्यूटर पे ट्रैक द चाइल्ड एक प्रोग्राम है जिससे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जेजेबी ये देखती है कि बच्चे का अभी मूवमेंट क्या हो रहा है, क्या फाइल कहाँ तक पहुँची, क्या क्या काम हुआ, मेडिकल क्या हुआ। इसके बाद जब छोड़ने की भी प्रक्रिया है तो भी वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या माननीय कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तभी ये होता है। इतना सिस्टमेटिक होने के बावजूद भी ये इतना बड़ा गंभीर आरोप जो कर दिया है, जिसको मुझे लगता है कि हमको डिफेंड करना चाहिए।
अगर इसके अंदर जो तथाकथित उन्होंने जो एलिगेशंस किया है अगर वो सही है तो वो न्याय प्रक्रिया का काम है, जिसके कारण आज 2 महीने से शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च हो चुका है। इसके पहले मतलब 3 महीने के दरमियान में यही पार्टी ने हमारे अधीक्षक के विरुद्ध बाल हक में और महिला हक आयोग में और माहिती अधिकार में ये तीनों इस्तेमाल करते हुए यही चीज़ें एलिगेशन की थी, जिसमें उनका प्रोग्राम खारिज हो गया। मतलब उसमें वहाँ ये प्रूफ हो गया कि सब कायदे से बराबर हुआ है। इस प्रवेशिता का जिसके बारे में ये एलिगेशंस हुआ है, वो एलिगेशंस के बारे में भी ये है कि वो यहाँ पर आई तो वो फैमिली मैटर से आई थी और उसके बाद उसको यहाँ से जब डिस्चार्ज हो गया तो यहाँ से उसका डिस्चार्ज जब होने के बाद उसको उसके जो मतलब उसका मतलब सीनियर हो गई वो, तो उसको रिहा किया कर दिया गया। पर इन बिटवीन उसके अंदर जो प्रोसेस में उसकी डिलीवरी हुई और वो कैसे हुई, ये सब मेरी अधीक्षिका मैडम जो है, जो जिनके पास उनका रिकॉर्ड रहता है, वो आपको पूरा डिटेल में समझा सकती है। पर बच्ची आई उसका भी रिकॉर्ड है पुलिस के और CWC के मार्फत आई, उसका मेडिकल रिकॉर्ड बराबर रखा गया, उसकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट को समय समय पे दी गई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसके बहुत ज़्यादा ध्यान से उसका वो हैंडल किया है और उसको बाद में रिलीज़ भी कर दिया है। ये जो एलिगेशंस है कि यहाँ पर उसको बेचा गया या यहाँ पर उसके ऊपर कुछ हुआ, वो टोटल गलत है। मेरा स्टाफ ने भी ऐसा कभी कुछ किया नहीं होगा और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया है कि संस्था के पदाधिकारी के ऊपर भी इन्होंने लांछन लगाया है, जो ये कभी होता नहीं है। उसमें यहाँ पर 2 अधीक्षक के लिए निवास है, एक अधीक्षिका मैडम के लिए और एक अधीक्षक के लिए, जो बंगलो है उनके लिए, और उन्होंने यहाँ रह के ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पुरुष विभाग में भी एक जो बंगलो है उसके लिए हमारे जो अधीक्षक है यहाँ पर, जो जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था रेड्डी सर करके, उनके बारे में, और जिला महिला बाल विकास अधिकारी जो एक क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं वो भी यहाँ पर रहते थे। क्योंकि ये 2-3 साल में कोरोना पीरियड था, हमारा स्टाफ कम था हमारे पास, बच्चों को भर्तियाँ मतलब ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए, इसके लिए ये कभी कभी जिला महिला व बाल विकास अधिकारी भी यहाँ रहते थे। उसके बारे में भी एलिगेशंस दिया गया है कि यहाँ पर उन्होंने उस जगह का मिसयूज़ किया होगा या उन्होंने भी कुछ ऐसा, मतलब सभी जगह से ये आरोप मतलब गलत बताया जा रहा है और ये हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं। बराबर है कि हम इसको मानते नहीं हैं और इसके ऊपर योग्यता हमारी पूरा मालूमात लेने के बाद अभी माननीय हमारी सुप्रिटेंडेंट मैडम, ये एक उसके माता पिता है, जो बच्ची के माता पिता है, जिन्होंने उसकी जवाबदारी तो लेने को टाल दिया। ये मैडम अभी बताएगी कि उसको कब कब बुलाया था और उनको बोला था भाई अपनी बच्ची को ताबे में ले, उन्होंने लेने को तैयार ही नहीं थे। इसको ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम अब उसका स्पष्टीकरण, इस केस का जो न्याय प्रक्रिया है, जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन में से क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद हम हमारा बाजू और भी स्पष्टीकरण रखेंगे और न्याय मांगेंगे कि भाई इसका हमारा जो बदनामी हुआ है उसके लिए हमको हमारा उसका भी कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी अगर ऐसा पीछे से जाके हमारे पे हमला करता है तो मेरे को पूछने वाले मेरे वरिष्ठ जो है, जो मेरे उपाध्यक्ष साहब है या JJB के अध्यक्ष है या कलेक्टर साहब है, वो भी पूछेंगे कि भाई आपने अपनी तरफ से डिफेंस क्या किया। तो मैं इसलिए आज आपके सामने आके आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर हमारा रोल बहुत क्लियर है और अगर कहीं कुछ बच्चों ने कोई हमारे स्टाफ के हाथ से गलती हुई होगी तो वो अगर वो न्याय प्रक्रिया के हिसाब से जो अगर वो दोषी सिद्ध होगा तो हम ज़रूर उसको सज़ा देंगे या कोर्ट उसको सज़ा देगा। लेकिन अभी प्राइमा फेसी तो लगता नहीं है कि ये कुछ हमारे संस्था में कुछ हुआ है और ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा मुझे आपको बताना है। बाकी बताया कि किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये संस्था सर। माता पिता की तरफ से इसमें ऐसा हो गया, ये संस्था को 74 नहीं उसने का भी उनको मैसेज गया, उन्होंने देखा कि भाई ये एक न्यूज़ है, इसको वाचा फूटनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने किया होगा। अब मैं उनको भी किसी को उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, पेरेंट्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हम नहीं बता सकते ना। इसमें ऐसा होता है, देखो ये 74 साल हो गया इस संस्था को,
अभी ये 74 साल में जैसे अपना घर पुराना हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो अलग अलग, जैसे अभी हमारे मेंबर्स हैं जो 2 साल बाद निकलते हैं, या CWC में भी मेंबर निकलते हैं वापस नहीं आते हैं, या JJB में ऐसा होता है, या संस्था के कर्मचारी है जो रिटायर हो चुके हुए हैं, या जिनके पास कोई एक एक्स्ट्रा पद मिला होगा और वो पद का उनको वापस वो पद चला जाता है, दूसरा कोई पद आ जाता है, तो उसके अंदर कोई मन दुख किसको होगा, तो कोई अगर उसका राजकारण करता होगा तो वो भी आगे धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अब वो न्याय प्रक्रिया और ऑनरेबल कोर्ट है यहाँ हमारे, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है, वो उनके पास पूरा होम डिपार्टमेंट है, वो उसका स्टडी करेंगे अभी, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये हमला संस्था के ऊपर हुआ है, तो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। सर अभी आपने बताया कि अगर आपके स्टाफ में से या आपके संस्था में से भी अगर कोई गलती होगा तो उसके ऊपर न्याय प्रक्रिया जारी की जाएगी, मतलब होना चाहिए वो। तो मैं वही बोल रहा था कि उनके ऊपर कुछ उनको ढूंढने के लिए या उनको तलाशने के लिए कुछ इस तरह का इन्वेस्टिगेशन या कोई कार्रवाई आप लोग की तरफ से हो रही है? अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है, लेकिन अब वो जल्दी ही करना पड़ेगा। मतलब वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल कोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट जज कलेक्टर साहब को भी कि साहब ये बार बार ऐसा हो रहा है, हमारे को ये तकलीफ आ रही है, संस्था चलाने में तकलीफ आ रही है। आज मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो आज बोलने को तैयार हो गए कि भाई अगर ये पोजीशन रही और ये अगर एलिगेशंस आते रहेंगे तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं या ट्रस्टीज़ हैं ये सब बिना अनुदान, मतलब बिना कोई पेंशन लिए, बिना कोई सिटिंग फी लिए यहाँ काम करते हैं, अपना मदद करते हैं संस्था को बाहर से, और उसके बावजूद इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता है। और गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया है। न कोई आदमी, जैसे मैंने बताया कि ये सिस्टम में कोई भी आदमी अगर पंतप्रधान भी चाहेगा कि मैं इस बच्चे को छोड़ दूं या पकड़ लूं तो हो नहीं सकता। बड़ा सिस्टमेटिक किया हुआ काम है। पुलिस भी लाएगी तो छोड़ नहीं सकती, छोड़ना काम सिर्फ दूसरे का है, पकड़ना काम तीसरे का है, इस सिस्टम को चेक करने का काम चौथे का है, बच्चों को खाना पीना रखने का व्यवस्था देखने का काम पांचवे का है। ऐसा है ये पूरा ताना बाना है। तो ये जो बना के फैब्रिकेट करके जो स्टोरी बनाई जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। दुखी है क्योंकि ये सब संस्था के ऊपर बार बार ये 2-4 महीने से हमको कुछ न कुछ कारण से पुलिस में बुलाया जा रहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। हम देंगे, हम अगर गलती है तो हम उसको मानेंगे, लेकिन अगर वो गलती नहीं है तो उसको हमको प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी लग रहा है। अभी तक शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने उनका रिपोर्ट सादर नहीं किया है शासन को, लेकिन चीफ मिनिस्टर को पत्र जा रहा है या और किसी को जा रहा है। तो जब तक न्याय प्रक्रिया पे थोड़ा सा विश्वास रखा जाए, ऐसा मेरी विनंती है। माझं नाव संगीता मेहेर, मी भिवंडी मुलींचे निरीक्षण गृह बालगृह येथे अधीक्षिका म्हणून कार्यरत आहे। माझ्याकडे दिनांक 23/11/2021 रोजी एक प्रवेशिका दाखल झाली होती। त्याच्यानंतर नोव्हेंबरनंतर डिसेंबरमध्ये तिला पाळी आलेली नाही आहे। जानेवारीमध्ये मी स्वतः रजेवर होती आणि फेब्रुवारी जेव्हा मी हजर झाली त्यावेळेला मी तिला पाळीबद्दल तिला विचारणा केली असता तिने मला सांगितलं 2-2, 3-3 महिन्यांनी मला पाळी येते। 24/2/2022 रोजी तिची आई भेटीला आली होती। तिच्या आईलाही सांगण्यात आलं की कोमलला पाळी आली नाही आहे, तर तिच्या आईने सांगितलं की 2-2, 3-3 महिन्यांनी तिला पाळी येते म्हणून। त्याच्यानंतर 28 फेब्रुवारीला त्या मुलीला पाळी येण्याच्या गोळ्या देण्यात आल्या। त्याच्यानंतर 8 मार्चला तिच्या अंगावरून जायला लागल्यानंतर त्याची शहानिशा करून रजिस्टरला त्याची नोंद घेण्यात आली। त्याच्यानंतर परत 10 एप्रिलला सुद्धा तिच्या अंगावरून जाऊ लागल्यानंतर त्याची शहानिशा करून तशी नोंद घेण्यात आलेली आहे। आणि 16/5ला म्हणजे मे महिन्याच्या 16 तारखेला परत काळजीवाहक आहेत त्यांनी विचारणा केली तिला की ह्या महिन्याची पाळी तुला, तर तिने सांगितलं की मला 10 तारखेलाच मला पाळी येऊन गेली असं। तर त्यावेळेला मग काळजी वाहकाने असं सांगितलं की तू आम्हाला सांगितलं नाही किंवा आम्हाला दाखवलं नाही, किंवा दरवेळेला जी प्रोसिजर असते की पाळी आल्यानंतर मुलीची म्हणजे पूर्ण शहानिशा केली जाते की खरंच पाळी आलेली आहे की नाही, मग तू सांगितलं नाही। त्यावेळेला तिने सांगितलं नाही, मला 10 तारखेलाच पाळी येऊन गेलेली, आणि ती थोडंसं घाबरली त्यावेळेला आणि तिने उडवाउडवीची उत्तरं वगैरे अशी द्यायला सुरुवात केल्यामुळे थोडंसं केअरटेकर यांना थोडंसं संशय आला की ही अशी का हे करते, आणि तिच्या घाबरल्या अवस्थेमुळे केअरटेकरने तिला परत विचारलं की काय झालं, नक्की काय असेल ते सांग।
त्यावेळी तिने सांगितलं की मी ज्या वेळेला इथे दाखल होण्याच्या आधी 17/11/2021 रोजी मी घरातून निघून गेली होती, त्यावेळेला माझ्या प्रियकराबरोबर शारीरिक संबंध आले होते म्हणून असं त्यावेळेला तिने सांगितल्यानंतर मला ही गोष्ट सांगण्यात आली. मला ही गोष्ट सांगितल्यानंतर मी डॉक्टर जे येत होते संस्थेत व्हिजिटला, डॉक्टर सावंत म्हणून येत होते, त्यांच्याशी मी चर्चा केली की सर असं आहे म्हणून. तर त्यांनी सांगितलं की मॅडम UPT टेस्ट करून बघा म्हणजे आपल्याला कळेल. मग UPT टेस्ट केल्यावरती UPT टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर मी लगेच बालकल्याण समितीला कळवलं. म्हणजे आधी तोंडी सांगितलं त्यांना एक म्हणजे ही सगळ्या गोष्टी तिने जे सांगितलेलं ते त्यांना सगळं कळवलं. त्याच्यानंतर 18 तारखेला मी पुन्हा त्या मुलीला विश्वासात घेऊन पुन्हा तिच्याशी मी चर्चा केली की बाळा नक्कीच काय झाले ते सांग म्हणून. तर त्यावेळेला तिने मला सांगितलं की मी 17 तारखेला मी घरातून बाहेर पडल्यावर मी माझ्या प्रियकराला भेटली होती, त्याच्याबरोबर मी जेजुरीला गेली, मी एकविऱ्याला गेली वगैरे, मी त्याच्यासोबत राहिली होती. मग मी तसा तिने सांगितल्याप्रमाणे तिच्या म्हणण्याप्रमाणे मी अहवाल तयार करून मी माननीय बालकल्याण समिती यांच्यापुढे तो अहवाल 19/5ला त्यांच्यासमोर तो मी अहवाल ठेवला. त्यानंतर त्यांनी तो अहवाल वाचून त्या मुलीला तिचा जबाब घेऊन त्या मुलीची गायनाईक करून त्याच्यानंतर त्या मुली म्हणजे जे काय झालं आहे ते प्रियकराविषयी तिच्या तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा वगैरे असे सगळे आदेश बालकल्याण समितीने दिले. बालकल्याण समितीने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी 20 तारखेला तिची मेडिकल केली, 20ला 21ला तिचा जबाब घेतला आणि 21 तारखेला तिची मेडिकल जी केलेली होती त्या मेडिकलमध्ये ती 28 आठवड्यांची गर्भवती समजलं. आणि त्या दिवशी तिचा जो संस्थेतला राहण्याचा कालावधी आहे तो 26 आठवडे 4 दिवस एवढा आहे आणि ती ज्या 21/5ला ती 28 आठवड्याची गरोदर निष्पन्न झाली. त्याच्यानंतर मग बालकल्याण समितीने जसे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे गणेशपुरी पोलीस स्टेशननी त्या मुलावर पोक्सो दाखल करणं, तिची गायनाईक वगैरे करून सगळ्या गोष्टी बालकल्याण समितीसमोर सादर केल्या. आणि मग 7/6ला बालकल्याण समितीने त्या मुलीला शांतीसदन येथे ठेवा म्हणून आदेश दिल्याप्रमाणे 14/6/2022 रोजी त्या मुलीला शांतीसदन उल्हासनगर येथे इथून पोलिसांमार्फत पाठवण्यात आलेले आहे. आणखीन म्हणजे सांगायचा मुद्दा एवढंच आहे की सदर प्रवेशितेच्या बाबतीत असं इथे काहीच घडलेलं नाही आहे की जेणेकरून तिचे आईवडील जे माझ्यावर आरोप करतायत की मी त्यांच्या मुलीला असं म्हणजे त्यांचे जे आरोप आहेत माझ्यावर ते सगळे लोकांचं काय म्हणणं आहे, त्यांचा आरोप काय की ती मुली इथे येऊन प्रेग्नेंट झाली, ते खोटं आहे सर. तेच मी म्हणतो, आरोप ते आहे त्यांचा. हां, मग ते खोटं आहे कारण ती मुलीनी आम्हाला तर सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर भिवंडी कोर्टात तिचा जबाब झालेला आहे, ठाणा कोर्टात तिचा जबाब झालेला आहे, गणेशपुरी पोलीस स्टेशनसमोर तिचा जबाब झालेला आहे. माझ्याकडे तिने म्हणजे लिहून दिलेले हे आहे जबाब आहे. त्याच्यातही तिने सांगितले की मी इथे येण्याच्या आधी माझे त्या प्रियकराबरोबर शारीरिक संबंध आले होते. पण तिने इथे जेव्हा ती दाखल झाली त्यावेळेला तेव्हा जर आम्हाला ह्या गोष्टी काही सांगितल्या असत्या तर आम्ही तेव्हाच तिची काही जी मेडिकल किंवा काय करायची असते ती केली असती. पण तिने त्यावेळेला हे असं काहीच सांगितलं नव्हतं. ज्या वेळेला तिला आम्ही विश्वासात घेऊन नंतर विचारणा केली की बाळा खरं सांग काय झालं, त्यावेळेला तिने ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला सांगितल्या. आणि जसं आम्हाला कळलं तसं आम्ही लगेच जी कार्यवाही असते बालकल्याण समितीसमोर सांगणं आणि बालकल्याण समितीला तसं लगेच कळवलेलं आहे. मुलगी दाखल होताना सुद्धा तिची नॉर्मली मेडिकल करून आणलेली होती त्यांनी. मुलगी दाखल केल्यानंतर जसं बालकल्याण समितीने आम्हाला आदेश दिले होते की तिचं समुपदेशन करा, कारण मुलगी घरगुती वादामुळे दाखल झाली असं त्या गणेशपुरीचं पत्र आहे. त्यांनी सांगितलं तिचं समुपदेशन करा, त्याप्रमाणे मुलीचं समुपदेशन होत होतं. त्याच्यामुळे असं कुठे ह्या गोष्टीचं हे म्हणजे जाणवलंच नाही किंवा त्या मुलीला कधी असं कुठला त्रास जाणवला नाही. त्याच्यामुळे मी पण एक महिला आहे आणि म्हणजे मलाही मुलं आहेत, पण असं ह्या बाबतीत जे घडलं आहे त्याच्याबद्दल तर म्हणजे माझी काहीच चूक नाही आहे. सध्या ती मुलीची परिस्थिती काय, ती कुठे आहे? सध्या ती मुलगी मला असं म्हणजे माहिती आहे फक्त की सध्या ती मुलगी तिच्या जो प्रियकर होता त्याच्याबरोबर आहे. आणि त्या मुलीला 14/6 नंतर मी जेव्हा इथे शांतीसदनला पाठवली त्याच्यानंतर ज्या वेळेला महिला आयोगातर्फे आम्हाला 8/8/2022ला
आम्हाला महिला आयोगासमोर आमची सुनावणी झाली होती. त्यावेळेला तिथे महिला आयोगासमोर त्या मुलीचे आई वडील आणि ज्या संस्थेत तिला आम्ही पाठवली होती त्या संस्थेच्या सुप्रिटेंडेंट मॅडम, परत माझा म्हणजे मी इथे हजर झाल्यापासून मला माहितीचे अधिकार टाकून शिवाजी शिंदे नावाचे जे व्यक्ती आहे ते माहितीचा अधिकार टाकून वेगवेगळ्या प्रकारची माझ्याकडून माहिती, संस्थेची गोपनीय माहिती द्या किंवा ह्यावर खूप मला त्यांनी मानसिक त्रासही दिला आहे आणि मी त्यांना ती माहिती वेळोवेळी पुरवलेली आहे. परंतु त्यांनी 21 सप्टेंबर 2021 रोजी त्यांनी संस्थेत येऊन एका पत्रकाराला इथे घेऊन आले होते ते, आणि त्या पत्रकारांनी मला संस्थेची माहिती द्या, CCTV फुटेज द्या वगैरे असं खूप म्हणजे माझ्याशी वाद घातला. आणि त्यावेळेला मी त्यांना सांगितलं की हे गोपनीय बाब असते, ही देता येत नाही. आणि त्या दरम्यान त्या दिगंबर वाघ यांनी मला तुम्हाला उद्याच्या पेपरला बघा तुमची निलंबनाची बातमी येते की नाही अशी धमकी दिली होती. आणि त्या धमकीवरून मी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. आणि मला असं म्हणजे आता ह्या सगळ्या ह्याच्यात की तिच्या आईवडिलांनी हे सगळं जे सांगितलेलं आहे, तर कदाचित तिच्या आईवडिलांना कोणी पाठवून काहीतरी असं माझी बदनामी करणं किंवा शासनाची बदनामी करणं किंवा संस्थेतल्या कर्मचाऱ्यांची बदनामी करण्यासाठी जर हे सगळं षडयंत्र रचलं असेल असं मला वाटतंय. आणि ह्याची शहानिशा व्हावी आणि ह्याची शहानिशा करण्यासाठी शांतीनगर पोलीस स्टेशनमध्येही आम्हाला आमच्या विरोधात तक्रार दाखल केलेली आहे तिच्या आईवडिलांनी. त्याचंही शांतीनगर पोलीस स्टेशनला म्हणजे सगळी चौकशी चालू आहे. आणि मला अशी आशा आहे की चौकशी अंती आमच्यावर जे खोटे आरोप केलेले आहेत त्याची शहानिशा लवकरच होईल अशी मला DNA टेस्टची म्हणजे ज्या वेळेला मुलगी आता डिलिव्हरी झाली तिची 7/8/2022 रोजी तिला मुलगा झालेला आहे. आणि मी जेव्हा महिला आयोगाकडे आमची सुनावणी होती तिथे मला त्या संस्थेचे अधीक्षक आले होते. त्यांनी मला सांगितले की तिला मुलगा झालेला आहे म्हणून. तिच्या आईलाही ते सांगण्यात आलेलं होतं. परंतु आणि तिच्या आईने जे तक्रार अर्ज दिले त्या तक्रार अर्जामध्ये तिच्या आईने लिहिले की मे महिन्यात माझी तिची शेवटची भेट झालेली आहे. परंतु 3-6 जूनच्या 3 तारखेला तिची आई इथे येऊन संस्थेत येऊन तिच्या आईने तिची भेट घेतली. त्याची नोंदही माझ्या रजिस्टरला आहे. आणि तिच्या आईने तिच्याशी बोलले वगैरे. आणि तिच्या आईने तिला हेच सांगत होती की तू बाळ दत्तक दे आणि मग आम्ही तुला घरी घेऊन जाऊ. पण मुलीने त्या गोष्टीस नकार दिलेला होता की मला बाळ दत्तक द्यायचं नाही आहे म्हणून, भले तुम्ही मला घरी घेऊन जा किंवा नका जाऊ. म्हणजे ते जे म्हणतात DNA टेस्ट झाला असता तर तुमचे सारे आरोप खाली झाले. पण आता DNA टेस्ट झाली आहे सर तिची डिलिव्हरी नंतर. तिचं 7/8ला तिला बाळ झाल्यानंतर 12/8ला गणेशपुरी पोलीस स्टेशन मार्फत तिची DNA टेस्ट झालेली आहे. त्याचा रिपोर्ट पण येईलच लवकरात लवकर. आणि मला अजून एक सांगायचं आहे की मी एक महिला आहे आणि जी शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची किंवा संस्थेचे जे सचिव आहेत आणि त्यांची नावानिशी जी बदनामी आणि हे होत आहे ती कुठेतरी लवकरात थांबली पाहिजे. कारण असं आम्ही कुठलाही गुन्हा केलेला नाही किंवा आम्ही असं कुठलंही ह्याच्यात आम्ही म्हणजे वाईट काम केलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे संस्थेच्या म्हणजे मी माझ्या वतीने संस्थेच्या वतीने आपल्याला सगळ्यांना सांगते की जसं आमची खोटी बातमी सगळीकडे पसरलेली आहे तसं जे काही खरं आहे ना हे पण लवकरात लवकर लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. कारण त्याच्यात आमची सगळ्यांची बदनामी होत आहे. नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति सिंह रिमांड होम यहाँ भिवंडी की एक सदस्य के तौर पे मैं समझती हूँ कि आज हमारी भी जिम्मेदारी है जो आज यहाँ लांछन लगाए जा रहे हैं इस कमेटी पे यहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर. मैं तो हाल ही में यहाँ कमेटी मेंबर बनी हूँ. ये सारा मैटर जो है ये कोविड के दौरान है, लेकिन जब से मैं यहाँ मेंबर बनी हूँ तब से मैं जो यहाँ के कुछ इंटरनल इश्यूज़ को फेस कर रही हूँ और अपने लेवल पे कमेटी जो अध्यक्ष है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनकी हेल्प लेके जो बच्चों को यहाँ अच्छे से अच्छी फैसिलिटी, टीचर्स अच्छे से कैसे काम कर सके इसके ऊपर बहुत हम गौर से काम कर रहे हैं. और कुछ इंटरनल इशू की वजह से मुझे लग रहा है ऐसा कि ये बस एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का काम यहाँ पे चल रहा है. बच्चों की भलाई या बच्चों की अच्छाई साइड में हो रही है
जो आज बच्ची का टॉपिक लेके यहाँ पे बोला जा रहा है, वो बच्ची आज अपना संसार बहुत अच्छे से चला रही है। वो खुद उस चीज़ को डिनाई कर रही है कि नहीं, मेरे साथ यहाँ कोई अन्याय नहीं हुआ है। उसका जो भी लवर था उसके साथ उसके अफेयर थे, और अफेयर के वजह से वो जो भी प्रेगनेंसी रही है, और उसके बाद उसने शादी भी उसी लड़के से की है। तो ये बिल्कुल बहुत ओछी बुद्धि है जिसकी भी है ये, क्योंकि मैं यहाँ अच्छे से जान रही हूँ, अंदर तक मेरा बहुत अच्छे रिलेशंस और काम चल रहे हैं, देख रही हूँ बच्चों में अच्छी डेवलपमेंट आ रही है पहले से, और अभी में बहुत फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं किसी को यहाँ काम करना पड़ रहा है, डिसिप्लिन में आना पड़ रहा है। और मैं जैसे बच्चों का नाम नहीं ले सकती हूँ, उसी तरीके से उन सो कॉल्ड टीचर्स का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट फीमेल है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। तो ये अब वो देश नहीं रहा है कि पहले महिलाओं की भी सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो सच है, सच की आवाज़ ही पहले सुनी जाएगी। इसके बाद मुझे और एक कहना है, लोक प्रतिनिधि जिसमें सारे लोग आते हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पत्रकार बंधु। तो जब भी आपके पास अगर कोई भी चीज़ की समस्या आती है तो कृपया करके उसके दोनों पहलू देखे जाए और उसके बाद ही उसे प्रकाशित कीजिए, क्योंकि आज जो मीडिया प्रशासन है उसी के दौरान ही लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा काम करने वाले लोग भी अगर इस तरीके से होगा तो अच्छा काम करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। दैट्स इट। मैडम, हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे स्ट्राइक किया था, भूख हड़ताल किया था, तो उसकी वजह क्या थी और उसके पीछे कौन लोग थे? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आज अगर नहीं बोल पाई तो शायद ही बोल पाऊँ कभी। स्ट्राइक इसलिए हुई थी, हंगर स्ट्राइक थी वो, बिल्कुल बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था, और एक ही आवाज़ थी बच्चों की, स्वाति मैडम को बुलाइए, हमें उन्हें हमारे दिल की बात बोलनी है। और जब मैं बच्चों से मिली हूँ तो बच्चों ने, उनके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे कुछ फीमेल टीचर्स थी जो उन्हें प्रोवोक कर रही थी, कुछ गलत भाषाएं उन्हें बोली जा रही थी जो वो बच्चे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। इसे मैं ज़्यादा ओपनली बोलना नहीं चाहूँगी। वो लफ्ज़ ऐसे थे कि मुझे खुद ही उस समय इतना गुस्सा आया था कि टीचर हो आप, ऐसी लैंग्वेज में आप एक बॉयज़ लोगों के साथ कैसे बोल सकते हो, वो भी फीमेल्स टीचर हो आप। उस बिना पे मैंने यहाँ पे कंप्लेंट की है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसे टीचर्स को ऑन द स्पॉट डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए यहाँ से। और वो स्ट्राइक मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन तक चली है। बच्चों ने उस तरफ बिल्कुल जो फीमेल टीचर्स थी जिनके अगेंस्ट ये स्ट्राइक की गई है, उन टीचर्स को बिल्कुल भी वहाँ आने के लिए अलाउ नहीं किया था तो बच्चों उन ने। टीचर्स पे फिर कार्रवाई हुई थी यहाँ की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से? अब वो मेरा काम था प्रशासन, महिला अधिकारी इन तक पहुँचाना, अब वो आगे शायद प्रोसेस चल रही है, लेट्स सी। मेरा नाम अशोक कुमार फड़तरे। मैं यह संस्था में कम से कम 25-30 साल से मेंबर हूँ, कमेटी मेंबर। और मेरे पिताजी दिलीप कलंत्री के पिताजी, ये लोग पहले यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे। उसके कारण हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व है ये संस्था में। ये संस्था में जो पैसा आता है वो बच्चों का खाने पीने के लिए और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का पैसा आता है महाराष्ट्र शासन से। लेकिन संस्था चलाने के लिए हमारे जैसे कमेटी मेंबर भिवंडी शहर में से अच्छे अच्छे लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये संस्था चलाते। जैसे अभी आप यहाँ बैठे, ये ऑफिस है, बाद में किचन रूम है, ये बाजू में भाऊ साहब दामनकर का हॉल है। ऐसे काफ़ी लोगों ने पैसा देके ये संस्था खड़ी की। आज इतनी अच्छी दिख रही है, उसका कारण है भिवंडी गांव के लोगों का पैसा। ये हम लोगों को देख के ये लोग पैसा देते। और इस तरह से ये बदनामी करेंगे तो लोगों का विश्वास हमारे पे उठ जाएगा। अब बिना मतलब ये बदनामी हो रही, इसके पीछे कुछ कारण है, बस हम इतना ही कहना चाहता हूँ।